हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। अब आपको ये कुछ अजीबोगरीब सी इमेज दिखाई दे रही है और कुछ लोग तो जो है तो वो सीधे हेडिंग की ओर देख रहे होंगे। एक्चुअली आज आपको पढ़ना है फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स का एक सेपरेट वीडियो बनाने का सिर्फ एक कारण ये है कि एनसीईआरटी में जो इमेजेस दी हुई हैं वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी जाए। हम जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कहाँ से पढ़ रहे हैं। हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिटेल ले रहे हैं क्योंकि आपको एनटीएससी भी देना है, ठीक है। तो ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है बेसिकली ये एक डायनासोर का इमेज है, ठीक है। देखो ये मुंह दिखाई दे रहा है, ये इसका पैर दिखाई दे रहा है, ये इसका स्केलेटन, ये इसकी पूंछ और इसका पिछला वाला पैर, ठीक है। तो ये अपने को दिखाई दे रहा है। ट्रेसिंग ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था एक तो हमने पढ़ लिया था होमोलॉगस ऑर्गन, जिसमें बेसिक डिजाइन और ओरिजिन सेम था बट फंक्शन अलग अलग थे, जिसमें हम अलग अलग टाइप के पैर पढ़े थे। फिर एनालॉगस ऑर्गन हमने पढ़ा जिसमें हमने विंग्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ा। इन तीनों चीज़ों से आप ये पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने पूर्वज से आए हैं, ठीक है। पर एक बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँ तो बहुत ही ट्रिमेंडस मार्वेलस, ठीक, जो मेथड होता है कि कैसे हम पता लगाएं कि हमारा पूर्वज कौन है, इट इज़ द बेस्ट मेथड टू इवेल्युएट, दिस इज़ द फॉसिल, ठीक है। अगर हम फॉसिल के बारे में पता लगा लें तो हम उन्हें देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसे कि इस इमेज को हम देखें तो हमें ये लग रहा है कि ये किसी पत्थर पे गड़ा हुआ एक डायनासोर था। अब क्या हुआ कि ये देखो इसकी पूंछ जैसे दिखाई दे रही है, ये इसका पिछला पैर दिखाई दे रहा है, ये इसकी हड्डियां दिखाई दे रही है, ये इसका मुंह दिखाई दे रहा है। जब हमने इसको देखा तो हमें ये समझ में आया कि ये तो बिल्कुल रेप्टाइल जैसा दिख रहा है, ये तो बिल्कुल क्रोकोडाइल जैसा दिख रहा है। और रेप्टाइल जो होता है वो एवीज, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, एवीज के पहले आने वाला ही तो जो है तो ऑर्डर है। तो इट मीन्स रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स आर रिलेटेड विद अस। तो ये रेप्टाइल जैसा ही तो दिख रहा है। तो फॉसिल से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना पुराना है। हम ये पता लगा सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर तो अपने पास भी हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि ये तो इतने दूर, इतने साल पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, मतलब जिसके पास पूंछ थी, जिसके पास पैर थे, जो कि आज आपके पास है। इट मीन्स वी आर रिलेटेड टू देम ना, ठीक। चलिए, नाउ व्हाट इज फॉसिल्स, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द फॉसिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीएससी में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द फॉसिल्स called as paleontology, ठीक। and the man or the woman who studied about the fossil called as paleontologist, ठीक है। तो पैलेंटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। और मैडम इतने देर से आप फॉसिल फॉसिल बोल रही हैं, पहले ये तो बता दीजिए कि फॉसिल क्या होता है, ठीक है। चलो देखें क्या होता है। Fossils are the petrified remains and for the impression of the hard part of the extinct organism preserved in the sedimentary rock or other media, ठीक। फॉसिल जो होता है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म, फूल पत्ती, इन सब के नीचे दब जाने की वजह से कुछ सालों के बाद इनके जो रिमेन्स मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। जैसे ये देखो, ये डायनासोर का ही एक फॉसिल है। ये एक बड़े से पत्थरों के नीचे मर गया होगा बेचारा, मर गया तो धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होने लगा, मड आने लगा, पत्थर आने लगे, मिट्टी आने लगी और धीरे धीरे करके नीचे जाता रहा। अब पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो खोजते खोदते इनको ये समझ में आता है कि इस जगह पर जो है यहाँ पर आपका फॉसिल मिल सकता है। वो धीरे धीरे देखो खोदते जा रहे हैं, उनको इतना बड़ा फॉसिल देखो मिला खुदाई के दौरान। इट मीन्स वंस द ऑर्गेनिज्म गेट डेड, प्लांट गेट डाइड, तो होता क्या है कि ये सब जमीन के नीचे दब जाते हैं, पेट्रीफाइड हो जाते हैं। पेट्रीफाइड का मतलब ऊपर से जम जाना, ऊपर से लेयर बन जाना, उसके ऊपर उसके नीचे दब जाना, ठीक है। तो ये जो हार्ड पार्ट होता है ये नीचे दब जाता है और कई सालों के बाद हड्डियां जो होती हैं ना उतनी आसानी से नहीं गलती, इसलिए डायनासोर के फॉसिल आज भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो हार्ड पार्ट जो होता है वो नीचे दब जाता है और प्रिजर्व्ड रहता है, चाहे वो रॉक हो, पत्थर हो, मड हो, मिट्टी हो, अदर मीडिया मतलब मड, मिट्टी, कुछ भी हो सकता है, उसके नीचे बहुत सालों तक दबा रहता है।
फिर कोई पैलेंटोलॉजिस्ट आता है, ढूंढते 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 ढूंढते, और पता चलता है कि भैया यहाँ फॉसिल दबा हुआ है। दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ मशीन्स जहाँ पे उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे फॉसिल दबा हुआ है। सो पैलेंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द रिमेन्स अंडर द अर्थ, अर्थ तो नहीं कह सकते, अंडर द मड, अंडर द रॉक, अंडर द ट्री, अंडर एनीथिंग, ठीक है। सो इट स्टडी ऑफ द फॉसिल इज नोन एज पैलेंटोलॉजिस्ट, जो कि मैंने आपको बताया। पैलेंटोलॉजी ये होता है कि किसी भी इस टाइप की स्टडी को जो कि जमीन से खोद कर फॉसिल को निकाले, इट इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। इवन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो किसान होते हैं जब वो खेती करते हैं, जैसे कैसे पता चला कि बुद्धिज्म था, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में आप बहुत हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पर लोगों को एविडेंस कैसे मिला कि बुद्धिज्म था, लोगों को कैसे पता चला कि हड़प्पा था, लोगों को कैसे पता चला कि मोहनजोदाड़ो की कुछ स्पेशल सिविलाइजेशन थी। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो इनके बर्तन जो है तो मूर्तियाँ, ये सब ज़मीन के नीचे दब गई, और दबने के बाद जब आप किसान खेती करते हैं तो खोदने जाते हैं तो पता चला कि गौतम बुद्ध की मूर्ति नीचे से निकली, पता चला कोई बर्तन निकला, पता चला कोई करेंसी निकली, कोई सिक्का निकला। तो लोग ये इस तरीके से रिलेट करते हैं कि वी आर कमिंग फ्रॉम दैट सिविलाइजेशन। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल। बट इफ़ वी वांट टू नो कि हम किस ऑर्गेनिज्म से आए हैं, तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से हमको कोई लेना देना नहीं। हम तो ऑर्गेनिज्म ढूंढेंगे, हम डायनासोर ढूंढेंगे, हम चिपकली ढूंढेंगे, और हम उन्हें स्टडी करके पता लगाएंगे कि क्या उनके पास ऐसा कोई कैरेक्टर था जो आज हमारे पास है। तो हम पता लगा सकते कि इतने साल पहले जो ऑर्गेनिज्म था वो आज ह्यूमन बीइंग जैसा दिखाई दे सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, फॉसिल जो है, देखिए ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम है, सब लोग इसको देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से फॉसिल जो है वो बनता है, ठीक है। तो पहली इमेज जो है वो ये बता रही है कि 100 मिलियन ईयर पहले, 100 मिलियन ईयर अगो, वी हैव इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी नहीं होते। 9th क्लास में आप लोगों ने इतना सारा कुछ पढ़ रखा है, प्लीज मुझसे ये मत पूछना कि मैडम इनवर्टिब्रेट क्या होता है। एवरीबडी नोज व्हाट इज इनवर्टिब्रेट, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो मिलियन ईयर अगो, 100 मिलियन ईयर अगो जो होते, अब ये जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं ना बेटा, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। तो सब सी बेड के नीचे क्या हो गए, दब गए। देखो सी बेड के नीचे जो है सारे दबते गए, सी बेड के नीचे दब गए, और कुछ जो है सी बेड के नीचे दब गए, और उसके ऊपर बहुत समय के बाद सी जो है पानी कम होता गया, वहाँ पे जो है सैंड का बेड बन गया। बहुत सारे जो थे, जैसे कि मोलस्कन बहुत सारे थे, प्रोटिस्टा बहुत सारे थे, प्रोटोजोआ बहुत सारे थे। ये सब क्या हुए, ये क्या हुआ कि जब पानी आया तो उनको लेकर आया, वो जाके नीचे मिट्टी के नीचे, रेत के नीचे दबते गए, दब कर सड़ गए, और आज भी उनका रिमेन खुदाई के दौरान मिल जाता है। तो दबते गए अंडर द सैंड स्टोन एंड फॉर्म अंडर द प्रेशर, उसके ऊपर मिट्टी आई, उसके ऊपर सैंड स्टोन आया, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर आ गए, पर आज भी वो नीचे प्रेजेंट है कि नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज फॉसिल। तो 100 मिलियन ईयर और पहले के भी फॉसिल आपको खुदाई के दौरान मिल जाते हैं। तो इस तरीके से भी बनता है। अब 100 मिलियन ईयर पहले तो इनवर्टिब्रेट आए, मिलियन ईयर पहले कौन आया, डायनासोर आया, ठीक। तो मिलियन ईयर अगो डायनासोर लिविंग इन द एरिया एंड दे डाइड, देयर बॉडीज and their bodies are buried in the mud, ठीक, कीचड़ में दब गई। These mud is also compressed into the rock, above the rock containing the earlier invertebrates fossil। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इधर देखो कि यहाँ पर क्या है, सब लोग देखेंगे इधर कि यहाँ पर क्या है, इनवर्टिब्रेट का फॉसिल है। सब लोग इधर देखेंगे, डोंट डू चिट चैट, ओके। इधर देखो, तो यहाँ पर किसका फॉसिल दबा हुआ है, बोलो। यहाँ पर दबा हुआ है इनवर्टिब्रेट्स का, जो कि 100 मिलियन ईयर पहले बने थे, ठीक। अब क्या हुआ, लैंड, उसके ऊपर क्या बन गई, पूरी लैंड बन गई, उसके ऊपर सैंडस्टोन बन गया, उसके ऊपर जमीन बन गई। अपने को पता ही नहीं कि यहाँ नीचे क्या है। अपन तो ये मानते हैं कि पहले जो है यहाँ पे समुद्र आया और यहाँ पर जो है सबको नीचे फेंक कर चला गया, लोग मर गए, ऑर्गेनिज्म इन्वर्टिब्रेट मर गए, उसके ऊपर क्या बन गई, जमीन बन गई। जमीन मतलब बड़े बड़े पत्थरों से जो है उसको समतल कर दिया गया, फ्लैट कर दिया गया। अभी भी वो इन्वर्टिब्रेट जमीन के नीचे प्रेजेंट हैं। अब डायनासोर को लगा ये तो लैंड है, ठीक, क्योंकि समंदर तो पीछे चला गया। अब डायनासोर को क्या लगा कि ये तो लैंड है, अब लैंड है तो वो वहां रहने लगा, वहीं पर वो मर गया। जब वो मर गया तो वो भी जमीन के नीचे दब गया।
आप समझना, जमीन के नीचे क्या है, इनवर्टिब्रेट्स, जमीन के ऊपर क्या बन गए, मर गए, डायनासोर। डायनासोर मर गए तो उनके ऊपर भी क्या हुआ, कीचड़ लगा, कीचड़ ऊपर आ गया, दब गए कीचड़ के नीचे, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर आ गए, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर आ गए। अब डायनासोर के ऊपर भी एक लेयर बन गई, तो नीचे क्या आ गए, इन्वर्टिब्रेट आ गए, उसके ऊपर डायनासोर आ गए। तो 100 मिलियन ईयर पहले कौन आया, इन्वर्टिब्रेट दबे नीचे, उसके बाद मिलियन ईयर पहले कौन दबा, डायनासोर दबा, तो नीचे कौन आएगा, सबसे ज्यादा एज वाला, ऊपर कौन आएगा, उससे कम एज वाला। अब समझना बात को। उसके बाद मिलियन ईयर पहले, कुछ मिलियन ईयर पहले घोड़े जैसे ऑर्गेनिज्म आए, तो नीचे कौन दबा हुआ है, इनवर्टिब्रेट, उसके ऊपर कौन दबा हुआ है, डायनासोर। ठीक, डायनासोर के रिमेन्स, पूरा डायनासोर नहीं दबा रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो उसका फ्लैश रहेगा वो तो गल जाएगा, सिर्फ क्या बचेंगे, हड्डियां भी गल जाएंगी, सिर्फ उसके कुछ कुछ पार्ट बचेंगे। अब मिलियंस ईयर अगो, मतलब 10-12 मिलियन ईयर पहले, या कह सकते हैं कुछ सालों पहले, मिलियन के कुछ कम ईयर्स पहले, ठीक, कौन से ऑर्गेनिज्म आए, घोड़े जैसे ऑर्गेनिज्म आए। जब घोड़े जैसे ऑर्गेनिज्म आए तो वो भी वहां पे मरे तो वो भी जमीन में नीचे दब गए। उसके ऊपर क्या क्या है, पूरा वेजिटेशन आ गया। वेजिटेशन आ गया मतलब पूरे पेड़ पौधे, ये सारी चीजें आ गई। तो देखिए अगेन मिलियंस ऑफ ईयर लेटर, ठीक, मतलब समझिए कि जब डायनासोर मर गया, ठीक, 100 मिलियन ईयर पहले कौन आया, इन्वर्टिब्रेट। मिलियन ईयर पहले कौन आया, डायनासोर। डायनासोर दब गया तो उसके भी मिलियन ईयर बाद, मतलब मिलियन ईयर तक दबा रहा डायनासोर, उसके मिलियन ईयर बाद आए घोड़े जैसे ऑर्गेनिज्म। घोड़े जैसे ऑर्गेनिज्म आए तो वो भी मर गए तो वो भी फॉसिलाइज्ड हो गए, मतलब जमीन के नीचे दब गए। प्रोसेस वही है, मड, पत्थर, छोटे पत्थर, रेत, मतलब पूरा ऊपर क्या बन जाए, जमीन बन जाए, नीचे दबे रहे वो, ठीक है। Much later, by the erosion of the water flow, they wear away some of the rocks and exposes the horse-like fossil. Then we dig the deeper, we will find older and older fossil. अब समझना, इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर पत्थर बना हुआ, मिट्टी लगी हुई, ये सारी चीजें। फिर क्या हुआ, इसके ऊपर वेजिटेशन भी हो गया, पेड़ पौधे भी आ गए। अब क्या हुआ, ऊपर से पानी बहा, बिजली गिर गई और पत्थर खिसक गए, कुछ भी हो गया। अब जब खिसक गए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे खिसके पत्थर टूटा तो सबसे पहले क्या दिखा, घोड़ा। अब आए घूमते फिरते जो है पैलेंटोलॉजिस्ट, उनको दिखा कि यहाँ कुछ तो दिख रहा है, हल्का हल्का सा शेप टाइप का। उन्हें धीरे धीरे खोदना शुरू किया। जब उन्होंने धीरे धीरे डिग करना शुरू किया तो उनको पहले घोड़ा मिला, और अंदर गए तो उनको डायनासोर मिल गया। उतना अंदर कोई जाएगा नहीं, पर अगर गए तो आपको इन्वर्टिब्रेट मिल गए। तो हम ये पता लगा पाए ना कि सबसे नीचे जो मिला वो सबसे पहले दबा था, उसके बाद जो मिला उसके बाद दबा था, और उसके बाद जो मिला वो सबसे आखिरी में दबा था। तो न्यूएस्ट कौन हुआ, घोड़ा। उसके बाद कौन हुआ, डायनासोर। उसके बाद सबसे पुराना कौन हुआ, इन्वर्टिब्रेट। तो इस तरीके से फॉसिल जो होते हैं वो लेयर बाय लेयर जो है वो बनते जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आपके एनसीईआरटी के उस डायग्राम का है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना कि किस तरीके से हम लोग फॉसिल का एज पता करते हैं कि वो कितना पुराना है। देखो, हर जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मैं, आप, सब जितने लोग हैं ना, वो सब बेटा किससे बने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब चीज़ों से। इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बन। इसीलिए कौन से प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग कि ये सब किससे बने हैं, फैट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों से। इन सब में क्या होता है, कार्बन। तो जब आदमी मर जाता है, ठीक, जैसे कि इनवर्टिब्रेट से यहाँ दब गए, कौन, मोलस्कन्स, प्लेटेहेल्मिन्स, निमेटेहेल्मिन्स, बहुत सारे, ठीक है, वर्म्स, सब दब गए नीचे। उसके ऊपर कौन दब गया, डायनासोर। उसके ऊपर कौन दब गया, घोड़ा, ठीक, हॉर्स। तो हुआ क्या कि जब आप मर गए, ध्यान समझना, जब आप मर गए तो आपका जो फ्लैश होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना, वो गलता जाता है। जो गलता जाता है, सड़ता जाता है। तो जो कार्बन आपके शरीर बनाने में इन्वॉल्व थी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, दे विल रिड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट, इजंट इट, ठीक। अब ये रिड्यूस होती जाएगी। जब ये रिड्यूस होगी तो आपके शरीर में कार्बन का लेवल कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब सबसे कम कार्बन किसके अंदर होगा, जो सबसे पहले दबा होगा, क्योंकि दब के, सड़ के पूरा कार्बन बॉडी से निकल गया होगा। क्योंकि सब कार्बन किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के फॉर्म में। अब सारा कुछ कार्बन निकल गया। अब जो पैलेंटोलॉजिस्ट आएगा वो क्या करेगा, घोड़े के फॉसिल में वो क्या पता लगाएगा, द अमाउंट ऑफ कार्बन। अब वो कार्बन के अमाउंट से ये पता लगा पाएगा कि कितना पुराना है ये, ठीक। अब मेरी बात समझना, सपोज दैट कि किसी इस घोड़े में एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन है,
ठीक, एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन, हर ऑर्गेनिज्म का कार्बन कंटेंट जो होता है वो अलग अलग होता है। अब मैं ये मानूं कि इस घोड़े में एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन है, आपको पता है कि 5000 साल बाद इसका जो अमाउंट होगा वो x/2 हो जाएगा, मतलब आधा। समझ में आई बात? तो अगर मान लीजिए कि घोड़े में x अमाउंट का कार्बन होना चाहिए, पर अगर उसमें उससे आधा है, मतलब ये फॉसिल कितना पुराना है? 5000 साल। उससे और कम है तो ये कितने साल पुराना है? 3000 साल, 2000 साल। ठीक, तो इस तरीके से कार्बन का अमाउंट पता लगाकर हम फॉसिल की एज को पता लगा सकते हैं कि कितने साल पहले दबा था। इस मेथड को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। जिस फॉसिल में जितना कम कार्बन होगा उसकी एज उतनी ज्यादा होगी। जो फॉसिल जितना पुराना होगा वो जमीन के उतने नीचे होगा और उसमें कार्बन का अमाउंट उतना कम होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में सारा कार्बन रिलीज हो गया। ठीक है, पर जो फॉसिल जितना नया होगा वो उतना जमीन के ऊपर और कार्बन का अमाउंट उसमें उतना ज्यादा हो, पता लगाया जाएगा या इतना ज्यादा होगा। ठीक है, सो रिलेटिव मेथड कुछ मेथड्स होते हैं फॉसिल की एज को पता लगाने के लिए, जैसे कि if we dig into the earth and start finding the fossil, it is reasonable to suppose that the fossil we find closer to the surface is more recent than the fossil we find the deeper layer। यही चीज मैंने आपको बताई कि जो सरफेस के ऊपर मिलेगा वो नया है और जो सरफेस के नीचे मिलेगा वो पुराना है। ठीक, using the radioactive element, the age of fossil determined with the help of certain radioactive element such as uranium present in the rock। ठीक है, अब मैंने आपको यही बताया मैंने कि जिस रॉक में ये दबा हुआ है फॉसिल, ठीक, ये फॉसिल जिस रॉक में दबा हुआ है उस रॉक के यूरेनियम से भी हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना है। मोर यूरेनियम मोर रिसेंट, लेस यूरेनियम लेस रिसेंट। ठीक, कार्बन रेटिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द एज ऑफ फॉसिल। कार्बन डाइऑक्साइड एयर कंटेन्स स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन। ठीक है, अब समझना, जो कार्बन रिलीज होता है वो किस फॉर्म में होता है? C14 के फॉर्म में। इट इज द आइसोटोप ऑफ द कार्बन। आई एम नॉट गोइंग इनटू द केमिस्ट्री बिकॉज आई डोंट नो द केमिस्ट्री। ओके, मुझे इतनी ज्यादा केमिस्ट्री बनती नहीं है। ठीक, मैं बस आपको ये समझा रही हूँ कि कार्बन के आइसोटोप्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट में ज्यादा पाए नहीं जाते, वो बॉडी के अंदर है। तो बॉडी जो कार्बन रिलीज करती है वो किस फॉर्म में रिलीज करती है? C14 के फॉर्म में। ठीक है, या मैं तुमको सिंपल मेथड बताऊं कि इफ द लेस कार्बन इन द बॉडी इट मीन्स यू आर मोर ओल्डर, you have more carbon in the body of the fossil, you are more recent. This is called as carbon dating. कार्बन डेटिंग जो होता है इससे ये हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी हमको सबको पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं ना बच्चों, उनको पता रहता है कि बॉडी में कितना कार्बन होना चाहिए इसकी बॉडी में। अगर उससे आधा है मतलब ये 5000 साल पुराना, उससे और कम है मतलब 3000 साल, उससे और कम है मतलब बहुत ही ज़्यादा साल पुराना है। तो बाय द इवेल्युएटिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन or carbon isotopes, we evaluate the age of the fossil. If the less carbon isotope in the body, you are more older. ठीक है, तो fossil is the best way, मतलब मैं तो कहूँ कि सबसे अच्छा वे होता है ये पता लगाने के लिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे और कितने साल पुराने थे। इवोल्यूशन का ट्रेस जब आप करते हैं तो फॉसिल इज द बेस्ट मेथड ट्रेस करने के लिए हमारी रिलेशनशिप को हमारे पूर्वजों से। सो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। ठीक है, आई नो कि ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग था, पर इसमें ज़्यादा हम जो है तो हैप्पीजार्ड कर नहीं सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। तब तक स्टे ट्यून्ड, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।